Hello everyone. So today's topic is chapter number 1, subject is psychology, class 12th NIOS. So psychology क्या है? एक साइंस है बिहेवियर और नॉलेज को स्टडी करने के लिए. कुछ साइकोलॉजी के स्कूल्स के बारे में अगर हम बात करें तो नंबर 1 इट कम्स विद स्ट्रक्चरलिज्म. व्हाट इज दैट? ये फोकस करता है ऐसी स्टडी पर जो कि कॉन्शियसनेस और उसके कंपोनेंट्स के ऊपर हो, यानी कि हमारे सेंसेशंस, इमेजेस, द माइंड क्रिएट्स एंड द इफेक्ट्स. इसको डेवलप किया है एडवर्ड टिचनर ने. सेकंड पे आते हैं. व्हाट इज द सेकंड स्कूल ऑफ साइकोलॉजी? दैट इज योर फंक्शनलिज्म. फंक्शनलिज्म को डेवलप किया है विलियम जेम्स ने और इसका पूरा फोकस है कॉन्शियसनेस, मेमोरी, लर्निंग, इमोशंस, क्योंकि ये सारी की सारी कनेक्टिविटी है किसके लिए? हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, हमारी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है और हमारा अडेप्टेशन जो है एनवायरनमेंट के प्रति, जो हमारा अडेप्टेशन है हम लिविंग बीइंग्स का, उसके साथ ये सारी चीज़ें कनेक्टिविटी और इसके ऊपर जो स्टडी की गई है उसको फंक्शनलिज्म बोला है. देन योर थर्ड पॉइंट इज बिहेवियरिज्म. बिहेवियर को डेवलप किया गया, इस स्टडी को, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी को डेवलप किया गया वोल्फगैंग कोहलर ने और इनका फोकस रहा अगेन एक होलिस्टिक व्यू देखा जाए कॉन्शियसनेस के ऊपर और इनका जो मेन एरिया था स्टडी का दैट वाज परसेप्शन. परसेप्शन मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू. कोई भी एक सिचुएशन है, कोई भी एक कंडीशन है, उसको मैं कैसे देखती हूँ, आप कैसे देखते हैं, तो ये हमारा परसेप्शन होता है, पॉइंट ऑफ व्यू होता है. तो अलग इंसान का अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, अलग परसेप्शन है, उसकी स्टडी को हम बिहेवियरिज्म बोलेंगे. देन इट कम्स साइको एनालिसिस. साइको एनालिसिस को डेवलप किया गया सिगमंड फ्रॉइड ने. इन्होंने एक इम्पोर्टेंस दी कि हमारे माइंड का एक अनकॉन्शियस प्रोसेस होता है, राइट? हमारे माइंड में एक अनकॉन्शियस प्रोसेस होता है जिसके लिए हम अवेयर नहीं हैं, जिससे हमारे माइंड में कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, एंजाइटी होती है, नर्वस होते हैं एंड हर टाइप का डिसऑर्डर होता है. ये थे हमारे कुछ स्कूल ऑफ साइकोलॉजी. अगर आपके एग्जाम में, एनआईओएस के एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आता है कि आप write some schools of psychology, तो you can give 5 names: structuralism, functionalism, behaviorism and gestalt. Last is your psychoanalysis. नेक्स्ट मेजर क्वेश्चन पे आते हैं कि अगर आपके पास एक शॉर्ट नोट आए या आंसर इन ब्रीफ में आए कि आप साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स के बारे में बताएं. अगर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा और आपने क्या लिखना है, तो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव जो है यानी कि साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यूज किस किस पे आधारित है, किस पे बेस्ड है. नंबर 1 इज योर बायोलॉजिकल, नंबर 2 इज योर बिहेवियर, नंबर 3 इज साइकोडायनेमिक. ये 3 पर्सपेक्टिव हैं साइकोलॉजी के. पहला आता है बायोलॉजिकल. तो बायोलॉजिकल को आप बायो से ही अगर आप कनेक्ट करें, नाम से ही पता चल जाएगा. बायोलॉजिकल मीन्स रिलेटेड टू द बॉडी, द बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बींग्स. तो ये कंसिडर करता है कि ह्यूमन बींग्स आर नथिंग बट अ बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर. तो हमको उनके बिहेवियर को उनके फिजिकल टर्म्स में ही हमने उसको स्टडी करना है और समझना है और उसको ट्रीट भी वैसे करना है. कुछ इंटरनल साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे बॉडी के, जैसे ब्रेन, हमारा नर्वस सिस्टम. ये सारा कनेक्टेड है हमारे बिहेवियर के लिए, हमारे नेचर के लिए. तो हमने इस व्यू में देखा कि वर्किंग ऑफ नर्वस सिस्टम एंड द रोल ऑफ जेनेटिक फैक्टर्स, 2 चीज़ें. एक तो हमारा खुद का नर्वस सिस्टम बॉडी का, दूसरा हमारे जेनेटिक फैक्टर्स, जीन्स में जो आया है, ये हमारे बिहेवियर को मेजरली शेप करते हैं. तो हमारा आपका जो बिहेवियर है वो इन 2 चीज़ों पे बेस्ड है. ये बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ साइकोलॉजी कहता है. इट हैज़ रिवील्ड
द मिस्ट्रीज ऑफ ब्रेन फंक्शनिंग, और इसने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई कि ब्रेन किस तरीके से हमारा काम करता है, हाउ डज आवर ब्रेन वर्क, एंड इट्स अ वेरी मिस्टीरियसली अमेजिंग. The studies on effects of drugs on behavior, consequences of electrical stimulation of various parts of brain, influence of meditation, and altered state of consciousness have shown interesting results. अब जब इसके ट्रीटमेंट के लिए गए अगर, तो आपने कोई दवाई खाई, यानी कि ड्रग्स मीन्स दवाई, मेडिकेशन, या आपने अपनी बॉडी को मेडिटेशन दिया, या फिर आपके ब्रेन को कोई इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन दिया. इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन जैसे हम मूवीज़ में देखते हैं, इलेक्ट्रिकल शॉक दे रहे हैं. तो इन सब के रिजल्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी अमेजिंग आते हैं, बिकॉज अगेन द थिंग्स आर कनेक्टेड. हमारी बॉडी के साथ ही हमारे सारे फंक्शंस जो है वो सब कनेक्टेड है, इसीलिए वो हमारे बिहेवियर पैटर्न को भी अफेक्ट करते हैं. सो ये था हमारा बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव. सेकंड पे आते हैं, अब है बिहेवियरल पर्सपेक्टिव. अब हम ये बिहेवियर के बारे में अगर बात करें तो ये जो पर्सपेक्टिव है ये किस रोल के बारे में बात करता है, इन्वायरमेंटल स्टिमुली इन डिटरमाइनिंग द वे पीपल एक्ट. तो हमारे आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है, किस तरीके का वो हमारे ब्रेन पर इफेक्ट कर रहा है, इसी वजह से हम सब लोग अलग अलग तरीके से सेम सिचुएशन में एक्ट करते हैं. सो वी एक्ट डिफरेंटली इन द सेम सिचुएशन. ये भी हो सकता है कि ये हमारे कोई पास्ट लर्निंग का रिजल्ट हो. बचपन में हमने कुछ सीखा है, कुछ हमको पता चला है, उसकी वजह से हम इस तरीके से बिहेव करते हैं. ये जो अप्रोच है बिहेवियरल पर्सपेक्टिव, ये कॉन्शियसनेस को और मेंटल स्टेट्स को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देता. ये सिर्फ अपने ट्रेडिशन पे चलता है कि हम नॉर्मल बिहेवियर को ऑब्जर्व करें और फिर उसका रिलेशनशिप बनाए कि हमारे आसपास की इन्वायरमेंटल कंडीशंस कैसी हैं. इट्स प्रोपोनेंट W.J. Watson and exponent B.F. Skinner believed in the objective study of behavior. Behaviorism has many variants, but all share common interest in learning and use explanations based on observable events. वेरिएंट्स तो बहुत है बिहेवियर के, लेकिन एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट्स आए हुए हैं. अगर हम बिहेवियर पैटर्न की बात करें, कोई ज़्यादा गुस्सा होता है, कोई ज़्यादा ऊंचा बोलता है, कोई शांत रहता है, तो हमने जनरलाइज कर दिया है बिहेवियर को. और ये किस तरीके से जनरलाइज किया है, हमारी लर्निंग के ऊपर बेस्ड है, हमारे एक्सप्लेनेशंस के ऊपर बेस्ड है, जो भी हमने इवेंट्स को ऑब्जर्व किया है. देन थर्ड पे आते हैं. योर थर्ड इज साइकोडायनेमिक पर्सपेक्टिव. थर्ड पर्सपेक्टिव इज साइकोडायनेमिक पर्सपेक्टिव. वी आर ऑफन अनअवेयर ऑफ द ट्रू रीजन्स फॉर आवर एक्शंस. मोस्टली हमें पता ही नहीं होता है कि हम इस तरीके से एक्ट क्यों कर रहे हैं, इस तरीके का हमारा बिहेवियर क्यों है. फोकसिंग ऑन मोटिवेशनल क्वेश्चंस अबाउट बिहेवियर, दिस पर्सपेक्टिव एग्जामिन्स द रोल ऑफ इंटरनल प्रोसेस. तो ये साइकोडायनेमिक जो पर्सपेक्टिव है ये फोकस करता है कि हमारा इंटरनल प्रोसेस क्या है, हमारा मन कैसे काम करता है. इसीलिए जब आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर के पास जाएं, उनकी बातें सुने, तो आपसे वो मोटिवेशनल बातें करेंगे, क्वेश्चंस पुट अप करेंगे, तो आप सेल्फ एनालिसिस करते हैं, देन अपने आप से वो पूछते हैं कि क्या ऐसा है. तो दिस इज़ द साइकोडायनेमिक पर्सपेक्टिव. ये बिलीव करता है कि हर बिहेवियर के पीछे एक कॉज होता है, एक रीज़न होता है. आप बिना रीज़न के कुछ भी नहीं. अभी कोई बच्चा है, उसको गुस्सा आया, उसने ग्लास उठाकर फेंक दिया, तो रीज़न है उसके पीछे, उसने उस तरीके से बिहेव क्यों किया. अब वो जो रीज़न है वो कहाँ ढूंढना है, माइंड में ढूंढना है, ब्रेन में ढूंढना है हमको. इट इज़ हेल्ड दैट मच ऑफ आवर बिहेवियर इज गवर्न्ड बाय अनकॉन्शियसनेस प्रोसेसेस. तो हमारे माइंड में जो अनकॉन्शियस प्रोसेस चलते रहते हैं, जिसके बारे में हम अनअवेयर हैं, हमें मालूम ही नहीं है, वो रीज़न बनता है हमारे
बिहेवियरल एक्ट के लिए। दिस व्यू यूजेस द ऑब्जर्वेशंस ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर्स and considers early childhood experiences as determinants of adult behavior। तो जब इनकी थेरेपी होती है तो पता चलता है कि या तो इनके अपने बिहेवियर पैटर्न में प्रॉब्लम है, मे बी बिकॉज ऑफ सम मेंटल डिसऑर्डर्स, और मे बी बचपन में कुछ ऐसा हुआ है उनके साथ जिसका असर जो है वो उनको बड़े होने के बाद पता चल रहा है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट 3 पर्सपेक्टिव। हमने पढ़ा बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, हमने पढ़ा बिहेवियरल पर्सपेक्टिव एंड हमने पढ़ा साइकोडायनेमिक पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट टॉपिक पे अगर आते हैं तो आपसे क्वेश्चन NIOS 12th में एग्जाम में पूछ सकते हैं कि रिलेशनशिप क्या है साइकोलॉजी का बाकी सारे डिसिप्लिन्स, यानी कि बाकी जो स्टडी की गई है उनका आपस में क्या रिलेशन है। तो नंबर 1 वी कैन से, अगर हम किसी स्टडी की बात करें तो नंबर 1 वील गो टू सोशियोलॉजी। अगेन सोशियोलॉजी नाम से पता चलता है सोशल लोगों के साथ होना, उसकी स्टडी को सोशियोलॉजी कहते हैं। तो सोशल और कलेक्टिव एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन अ मैटर ऑफ कॉमन कंसर्न फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ सोशियोलॉजी एज अ साइकोलॉजी। However, the level and approaches of the two are different। तो अगर हम सोशियोलॉजी की बात करें और हम साइकोलॉजी की बात करें, उनका काम एक ही है, सोशल कनेक्टिविटी को ढूंढना कि इंसान सोशली एक दूसरे से क्यों कैसे बिहेव कर रहा है। लेकिन अप्रोचेस दोनों के अलग हैं, लेवल्स दोनों के अलग हैं, स्टडी भी दोनों की अलग है। बोथ द स्टडीज हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑन ह्यूमन बिहेवियर। दोनों बताते हैं कि सोशल कॉन्टेक्स्ट का क्या इन्फ्लुएंस होता है बिहेवियर के ऊपर, और दोनों ही एनालिसिस करते हैं अगेन द कनेक्टिविटी बिटवीन द बिहेवियर एंड द सोशल एक्ट। अब लेकिन जो सोशल फिनोमेना है वो जो जिन मेन पॉइंट्स पे काम करता है वो हो गया आपका लीडरशिप, आपका सोशलाइजेशन, यानी कि वो ब्रॉडर ग्रुप्स पे काम करता है। लेकिन जो साइकोलॉजी है वो 1-to-1 इंडिविजुअल पे काम करती है। इंडिविजुअल्स मिलके ही एक सोसाइटी बनी है। मैं हूँ, आप हैं, हमारे आसपास के लोग हैं, हम सब इंडिविजुअल्स हैं, लेकिन मिलके हमने एक सोसाइटी फॉर्म की है। तो सोशियोलॉजी जो है वो सोसाइटी की स्टडी है, और साइकोलॉजी जो है दैट इज अ स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल। So this is the difference. Then it is interesting to note that the society comprises of individual, hence both are interrelated। दोनों studies interrelated हैं। Experimental survey भी use करते हैं और observational method भी use करते हैं information को collect करने के लिए। Then next is your anthropology। Anthropology tries to understand the evolution of mankind and the development of civilization। तो एंथ्रोपोलॉजी स्टडी क्या करती है, वो समझने की कोशिश कर रही है स्टडी कि मैनकाइंड कैसे इवॉल्व हुआ, किस तरीके से सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ। ये इस पे भी फोकस करती है कि प्रोसेस ऑफ कल्चर कैसा रहा, किस तरीके से प्रोसेस कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशंस ले रहे हैं, डिटेल्ड ऑब्जर्वेशंस हैं, लोगों की लाइफ्स को रिकॉर्ड किया जा रहा है थ्रू पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशंस इन डिफरेंट कल्चरल ग्रुप्स। साइकोलॉजी क्या करती है, जनरलाइज्ड स्टेटमेंट देती है ह्यूमन बिहेवियर के लिए। इन रिसेंट ईयर हमें पता चला पिछले कुछ सालों में द रिलेशनशिप बिटवीन द कल्चर एंड द साइकोलॉजी हैज़ बिकम क्लोजर। तो साइकोलॉजी का और कल्चर का जो रिश्ता है वो बहुत ज़्यादा क्लोज है। साइकोलॉजिकल स्टडीज़ बताती हैं which respond to the needs of culture have shown that there are important differences and similarities in the nature, expression of emotions, self-concept, motives, personality, norms, morality and child rearing across different culture। किसी भी कल्चर में आप चले जाएं, किसी भी दुनिया के हिस्से में चले जाएं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें सिमिलैरिटीज़ हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें डिफरेंसेस हैं
पर इंडिविजुअल, पर सोसाइटी। वो हो सकता है कि आपका नेचर अलग हो सकता है, आप अपने आइडियाज़ को, इमोशंस को, फीलिंग्स को अलग तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, हमारे मोटिव्स अलग हो सकते हैं, हमारी पर्सनालिटी अलग हो सकती है। तो डिफरेंट कल्चर के डिफरेंसेस भी हैं और सिमिलैरिटी भी। देन लास्ट पॉइंट अगर हम इसकी बात करें तो लास्ट एक स्टडी आती है एजुकेशन। एजुकेशन जो एक डिपार्टमेंट है उसका और साइकोलॉजी का एक लॉन्ग एसोसिएशन है। The theory and the practice of education is based on the principles and findings about various psychological process. तो अगर हम ये जो एजुकेट कर रहे हैं बच्चों को या हम एजुकेशन ले रहे हैं तो हमारी एजुकेशन जो है साइकोलॉजिकल प्रोसेस के साथ ही कनेक्टेड है, यानी कि हमारी लर्निंग, हमारी मेमोरी, हमारा मोटिवेशन, हमारी पर्सनालिटी, हमारा इंटेलिजेंस, ये सब एजुकेशन के लिए ज़रूरी है और यही सब साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं। देन इफेक्टिव क्लासरूम टीचिंग कितनी ज़रूरी है, लर्निंग कैसे पॉसिबल है। अगर टीचर खुद, आई एम ऑल्सो अ टीचर, अगर मैं अपने बच्चों का या ह्यूमन डेवलपमेंट का एक प्रिंसिपल, एक स्टेज का जो फॉर्मेशन है वही नहीं जानती हूँ तो मैं अपने स्टूडेंट्स को, उनकी साइकोलॉजी को समझ नहीं पाऊँगी। सो स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए बहुत ज़रूरी है ये सब समझना, क्योंकि चिल्ड्रन दे आर एक्टिव लर्नर्स हु प्रोसेस इंफॉर्मेशन एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। अब मैंने जो इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की, उन्होंने वो सुना, देखा, एंड देन देयर ब्रेन विल वर्क इन दैट एरिया। सो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड अलर्ट। टीचर इज रिक्वायर्ड टू बी स्किलफुल इन द टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन, कम्युनिकेशन। मेरे स्टूडेंट्स के साथ कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मोटिवेशनल होना चाहिए, अगर मैं उनको साइकोलॉजिकली समझना चाहती हूँ। टीचर्स आर ऑफन रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड गाइडेंस, काउंसलिंग टू स्टूडेंट्स, पेरेंट्स। तो ये साइकोलॉजी जो हम पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि जैसे अगर मैं टीचर हूँ तो अगर मुझे समझ में आएगा तो मैं अपने स्टूडेंट्स को गाइड कर पाऊँगी, पेरेंट्स के साथ काउंसलिंग कर पाऊँगी। Similarly, evaluation of students require basic understanding of the principle and procedures of psychological assessment. Last topic है इस chapter 1 का। आपसे शायद क्वेश्चन ये आए एग्जाम में, मोस्टली लास्ट ईयर्स में पूछा गया है कि फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल में क्या कंपैरिजन है। फिजियोलॉजिकल, फिजिक्स, अगेन द बॉडी, psychological again the mind. The field of inquiry is devoted to the analysis of biological foundations of behavior. मेरे बॉडी के अंदर क्या बायोलॉजिकल फंक्शंस हैं कि जिसकी वजह से मैं ऐसा बिहेव कर रही हूँ, दैट इज फिजियोलॉजिकल। एंड साइकोलॉजिकल इज अगेन रिलेटेड टू माई माइंड। अब दोनों कैसे कनेक्टेड है आप समझिए। एग्जाम्पल दिया है कि हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स, हमारे ब्रेन का जो हिस्सा है, एंड हाइपोथैलेमस में जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल है हमारी थिंकिंग के लिए और हमारे मोटिवेशन के लिए। तो आप में से कई लोग सुनते होंगे, देखते होंगे, कोई इंसान बड़ा मोटिवेशनल रहता है हमेशा, मतलब जल्दी मूड ऑफ नहीं हो रहा है, हमेशा खुश है, मुस्कुराता है, हंसता है। प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में बहुत है, आपकी लाइफ में भी बहुत हैं, बट द वे वी आर एक्टिंग टू इट, वी आर रिएक्टिंग टू इट। तो ये जो हमारी थिंकिंग और हमारी जो मोटिवेशन है वो हमारे ब्रेन के अंदर जो फंक्शन हो रहा है उसकी वजह से है। फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपैरेटिव साइकोलॉजी इन्वेस्टिगेट्स द डायमेंशंस एंड कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ बिहेवियर among animals like rats, pigeons, monkeys and compares those across species. तो स्पीसीज के ऊपर भी ऑब्जर्वेशंस की जाती है, उनको भी चेक किया जाता है कि उनके माइंड में या उनकी बॉडी में ऐसा कैसा है कि वो अलग तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट चैप्टर 1 साइकोलॉजी क्लास 12th NRS. थैंक यू सो मच.